नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं टोयोटा कैमरी फेसलिफ्ट 2022 के बारे में। फेसलिफ्टेड मॉडल है, लेकिन क्योंकि अपने चैनल पे कभी भी कैमरी की हमने कोई भी जिक्र नहीं किया है, तो मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ की बात करूंगा। एक्सटीरियर, इंटीरियर, चलाने में कैसी है, किसके लिए सेंसिबल है, क्या कुछ। बट सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप ले लीजिए। टोयोटा कैमरी हाइब्रिड अपने 44 लाख प्लस की एक शोरूम प्राइस पे किसी भी मायनों में एक वैल्यू फॉर मनी कार तो नहीं है, लेकिन हाइब्रिड कार्स में टोयोटा कैमरी हाइब्रिड अपने आप में स्टैंड आउट जरूर कर दी है। कई ऐसे फीचर्स जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिस तरीके से ओवरऑल ड्राइव ट्रेन लगता है, वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही टोयोटा लाइक आपको कई जगहों पे फील होगा। हाँ, गाड़ी में और भी कई चीज़ें हैं जो कि मुझे पसंद आई और नहीं पसंद आई, उन सब चीज़ों की बात करते हैं एक एक करके। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं और चाबी में यहाँ पे 3 बटन आपको देखने को मिलेंगे, लॉक, अनलॉक और बूट जो है उसको अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो। बाकी सिंपल से की है और कुछ भी नहीं है। ना ही चाबी को दबाए अगर आप रखेंगे तो विंडोज़ रोल अप रोल डाउन होगी, ऐसा भी कोई फीचर जो है वो नहीं दिया जाता है। सबसे फ्रंट में अभी गाड़ी चालू है, मैं चालू ही भूल गया था, मैं एक्चुअली गाड़ी बंद भी कर देता हूँ और साथ ही में जो है आपके बंद करने के बाद में खोल भी देता हूँ यहाँ पे अपना, बोलते हैं इसको बोनेट। बोनेट क्यों खोल रहा हूँ? बिकॉज आप मुझे दिखाना है आपको कि कितना टाइटली पैक्ड सिस्टम जो है टोयोटा ने यहाँ पे दिया है। एनीवे, फ्रंट में गाड़ी जो है वो एक्चुअली मुझे अच्छी लगती है, किसी भी तरीके का इशू नहीं है। गाड़ी दिखती तो एक्चुअली बहुत ही सुंदर है, किसी भी तरीके का लोगों को वो नहीं लगेगा, लुक्स वगैरह वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये फेसलिफ्टेड वर्जन है। तो यहाँ पे ग्रिल वगैरह में थोड़े से आप चेंजेस जो हैं वो देख पा रहे हैं। एलईडी लाइट मिलती है, काफ़ी शानदार लाइट्स है। आगे आपको डीआरएल इंडिकेटर्स वगैरह वहाँ मिल जाते हैं। नीचे एलईडी फॉग लैम्प जो है वो भी देखने को मिलते हैं। गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो आते हैं, देखो आप ये देख पा रहे हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर यहाँ पे दिया गया है, लेकिन बीच वाला सेंसर यहाँ वाला कहाँ है वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आई डोंट नो है या नहीं है, आई थिंक होना तो चाहिए बट यहाँ दिख नहीं रहा है। और किसी भी तरीके का कोई फ्रंट कैमरा है, ऐसी चीज़ जो है वो नहीं दी जाती गाड़ी में। अब मैं आपको खोल के दिखाऊँ, टोयोटा का लोगो जो है ब्लू है बिकॉज ये हाइब्रिड है। ये मैं खोला मामला, आपका हाइड्रोलिक स्टड्स पे ये है टिका हुआ और इंजन बहुत ही टाइटली पैक्ड है। मतलब इंजन और मोटर जो है दोनों आसपास लगी हुई है ऑब्वियसली, तो इतना ज़्यादा टाइट पैकिंग इसकी की गई है कि जो बैटरी है, जो मतलब रेगुलर बैटरी आती है वो रखने की जगह नहीं है, तो रेगुलर बैटरी कहीं और रखी हुई है, अभी आपको भी मैं दिखाऊंगा। बट एनीवे, ये इंजन जो है आपके पास 178 bhp की पावर और 221 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, और मोटर भी लगी है 120 bhp वाली, बट कंबाइंड दोनों मिला के जो है 212 bhp की पावर देते हैं। और वो पावर कैसी लगती है, कैसे चलने, मतलब किस तरीके से गाड़ी डिलीवर करती है ई-सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ में, वो मैं अभी आपको अंदर चल के बताऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है जिस तरीके से ये गाड़ी पावर डिलीवरी करती है। इधर आपके पास में साइड में लगे हुए हैं ये टायर जो कि है 18 इंचज़ के, मतलब ये रिम्स 18 इंचज़ के हैं। टायर साइज़ 235/45 R18। कुछ जगह पे मुझे लग रहा था कि शायद इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से उतने अच्छे हो या ना हो, बट 2-3 जगह गड्ढों में गाड़ी गई और मुझे कहीं पे भी फील नहीं हुआ कि टायर जो है वो कटवट सकते हैं। ब्रिजस्टोन टायर ऑलरेडी लगे हुए हैं यहाँ पे, अच्छे क्वालिटी के टायर है ये टुरांजा, और बढ़िया ग्रिप वगैरह जो है ओवरऑल इन टायर्स की भी थी। बढ़िया जो है वाइड जो है ये टायर्स को रखा गया है। आपके पास में 4 डिस्क मिलते हैं आपको, मतलब फ्रंट के साथ साथ में रियर में भी डिस्क मिलेगा। साइड में आप वहाँ पे हाइब्रिड का मेंशन देख सकते हैं, दिस इज़ प्योर हाइब्रिड, मतलब माइल्ड हाइब्रिड, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यहाँ पे ये है। हालांकि बैटरी थोड़ी छोटी है, प्लग इन हाइब्रिड नहीं है, बट फिर भी जो है ये हाइब्रिड है और प्रॉपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे रियर में टेल लाइट जो है वो अगेन काफ़ी सुंदर लगती है, एलईडी है, रिफ्लेक्टर बेसिस पे, मतलब रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं और काफ़ी सुंदर, काफ़ी ब्राइट जो है ये लाइट यहाँ पे हो जाती है। पीछे आप पार्किंग सेंसर्स यहाँ देख पा रहे हैं और पार्किंग कैमरा जो है वो यहाँ दिया गया है। थोड़ा सा ऑड प्लेसमेंट है बूट का, रिक्वेस्ट सेंसर का, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तब वो आता है, बट बूट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा डीप है। वो एक चीज़ जो आप वहाँ देख पा रहे हैं वो क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट अच्छा खासा डीप यहाँ पे बूट है। ये वाला स्पेस अगर आप खोलें तो मैं इसको ऊपर निकालता हूँ और यहाँ आप देखेंगे कि बैटरी प्लेस्ड है, छोटी वाली जो मतलब रेगुलर बैटरी है वो आपकी यहाँ पे प्लेस्ड है। दिस इज़ नॉट दी स्ट्रॉन्ग, मतलब हाइब्रिड बैटरी नहीं है ये, तो ये मैं सोच लिएगा इसी बैटरी से सारा हाइब्रिड वाला सिस्टम चलता है। एनीवे, आप इसको अगर ऊपर करेंगे तो रियलाइज़, ये थोड़ा सा इसकी क्वालिटी थोड़ी वीक है, बट यू विल रियलाइज़ कि यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स है, और स्पेयर पार्ट्स जो है एक्चुअली, मेरा बैग यहाँ बीच में आ रहा है
अदरवाइज़ मैं आपको बताता, चलो मैं अभी बताता हूँ कि दिस इज़ द स्पेयर टायर जो कि फुल साइज़ है और एलॉय आपको दिया जाता है, विच इज़ अ नाइस टच। उसके बाद में बूट स्पेस अच्छा है, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ आप JBL का स्पीकर सिस्टम का पार्ट देख पा रहे हैं ये ऊपर। अगर आप JBL का स्पीकर सिस्टम देखना चाहते हैं, 9 स्पीकर सिस्टम आता है, तो ये देखो यहाँ पे JBL स्पीकर जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में हम साइड में आते हैं और साइड में क्या आते हैं, सीधा अंदर ही चलते हैं। गाड़ी में क्या क्या फीचर दिए जाते हैं। एग्ज़िट और एंट्री के लिए आपके पास में जो है बहुत ही स्मार्ट मतलब ऑब्वियसली कंट्रोल्स दिए गए हैं। आपको चाबी जो है वो जेब में है और आपको सिर्फ जाके यहाँ पास पहुँचना है एंड आपका दरवाज़ा जो है वो अनलॉक हो जाता है। गाड़ी का कैबिन बाय लार्ज आपको 2019 में जो कैमरी थी उसी की तरह दिखेगा, मतलब लास्ट जो प्री फेसलिफ्ट कैमरी थी वही तरीके का दिखेगा, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस हैं। बात कर लेते हैं एक करके उनकी। सबसे पहले मैं अंदर चलता हूँ, गाड़ी चालू करता हूँ, क्योंकि काफ़ी ह्यूमिडिटी राजस्थान में हो रही है, इसका कोई भी तोड़ निकलता हुआ दिख नहीं रहा। तोड़ एक ही चीज़ होती है, बढ़िया बारिश हो जाए, ठंडा मौसम हो जाए, बट वो अभी निकलता हुआ दिख नहीं रहा। एनीवे एक चीज़ आउटराइट कंप्लेन, देखो कंप्लेन अपनी शुरू ही रहती है, ये बहुत आवाज़ करते हैं गाड़ी में, सबसे ज़्यादा आवाज़ यही करते हैं मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा कुछ भी आवाज़ नहीं करता, तो मैं इनको बंद करता हूँ। वेंटिलेटेड सीट्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एनीवे इधर से जो है शुरुआत करते हैं, क्या कुछ है गाड़ी का जो सिलेक्शन ऑफ कलर्स है या ओवरऑल टेक्सचर ऑफ मटीरियल्स है वो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीमियम लगता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि फॉर अ कार दैट इज़ ऑलमोस्ट रीचिंग 50 lakhs कुछ कुछ जगह पे, उसके लिए कंपटीशन में कुछ कुछ और बेटर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हो सकता, मतलब आता है, बट यहाँ पे भी मुझे कोई ऐसा कंप्लेन करने लायक ऑनेस्टली जितनी मिली। इनफैक्ट कुछ टच स्पेशली जैसे यहाँ पे जो टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके की फिनिश ओवरऑल, जिस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ यूज़ किया गया है, हल्की सी एम्बियंट लाइट भी नीचे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, अगर आप कंप्लेन करना चाहें तो आपकी अपनी चॉइसेस पे आप कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इधर आपके पास में दो सीट का मतलब मेमोरी सीट्स फंक्शन जो है वो मिल पाते हैं। अब देखो मेमोरी सीट इसका बहुत ही प्रॉपर्ली बढ़िया तरीके से काम करता है। अगर जैसे मैंने यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया तो आप देखेंगे कि स्टीयरिंग भी मूव कर रहा है, ओवरव्यू भी मूव कर रहे हैं और ऑब्वियसली मेरी सीट भी मूव कर रही है। बट अब इसको कैंसिल करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं शूट कर रहा हूँ और मैं अपने हिसाब से इसको रखना चाहता हूँ। स्टीयरिंग जो है इलेक्ट्रिक, अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मिलता है। तो मेमोरी सीट फंक्शंस जो है वो होना यहाँ पे लॉजिकल है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है एक साथ सेट हो जाती है। 2 मेमोरी सीट फंक्शन यहाँ पे, ओआरवीएम के कंट्रोल, लॉक अनलॉक, ऑल विंडोज़, 1 टच अप डाउन फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक सेकंड बंद करने से पहले मैं आपको इधर दिखा दूँ, यहाँ पे आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा, इसको होल्ड करेंगे तो फ्यूल लिड जो है वो ओपन हो जाएगी। छोटा सा कभी स्पेस यहाँ पे, आई डोंट नो आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, बट अपना कोई ना कोई ढूंढ लीजिए, कोई ना कोई चीज़ रखने के लिए, काम वो आ जाएगा। यहाँ नीचे काफ़ी अच्छा स्पेस है, अगर आपके पाँव वाइड भी है तो भी आपको स्पेस से जुड़ी हुई कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। ब्लू कलर का आपके पास में बटन है, पावर स्टार पुश स्टार्ट वाला, आई थिंक सिग्निफाई करता होगा कि ये हाइब्रिड है, उसके लिए यहाँ पे ब्लू रखा गया है। एनीवे डोर बहुत ही बड़ा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही लंबा है। नीचे लाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड नहीं दी गई है, यहाँ पे इसी तरीके दी गई है। आई थिंक जो रियर में वहाँ पे जो लाइट है वो रेड दी गई है, तो वो मतलब पीछे कोई आ रहा है तो उसको बता सकती है कि भैया दरवाज़ा खुला है। एनीवे यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आ सकती है, 2 लीटर की भी आ सकती है, इफ़ यू ट्राई हार्ड। थोड़ा सा स्पेस फिर भी यहाँ पे ज़्यादा, थोड़ा सा स्पेस जो है वो कम है, मतलब चीज़ें रखने के लिए, यूटिलिटीज़ के लिए। एनीवे यहाँ पे स्टीयरिंग आपके पास में है और स्टीयरिंग जो है ग्रिप वगैरह करने में अच्छा है, ओवरऑल फील जो है वो भी अच्छी है, हॉर्न वगैरह अच्छी क्वालिटी का है और रीच में है, कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। क्या कंट्रोल्स है, वेल थोड़े से ऑड आपको लग सकते हैं अगर आपको आदत पड़ रखी है कोरियंस या यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स की। यूरोपियन में तो खैर अलग अलग है, बेसिकली जर्मन कार मैन्युफैक्चर की, तो थोड़े से कंट्रोल कुछ ऑड लग सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में ये जो कंट्रोल दिया गया है कंप्लीटली MID से जुड़ा हुआ है, ये भी MID का है, हालांकि ये कॉल का कंट्रोल है, ये वॉल्यूम का कंट्रोल है और ये वॉइस कमांड में सिर्फ जो है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट के लिए बोलता है कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो, तो आप वो कॉन्टैक्ट नेम सेट कर दीजिए वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो मोड है ये अगेन ऑडियो से जुड़ा हुआ कंट्रोल है, ऑडियो का कंट्रोल इधर भी है और थोड़े इधर भी है। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल है। एक चीज़ गाड़ी की कमी है कि लिमिटर्स में नहीं जाता है, विच इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। यहाँ पे आपके पास में ऑब्वियसली ट्यून करना है, आगे पीछे ले जाना है, सॉन्ग चेंज करना है, तो वो सब आप कर सकते हैं। ये आपके पास पेडल शिफ्टर्स है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, आई डोंट नो इस गाड़ी में पेडल शिफ्टर क्यों दिए गए हैं, काम नहीं आते हैं। मैं बताऊँगा आपको क्यों काम नहीं आते हैं। इट्स नॉट कि पेडल शिफ्टर ढंग से काम नहीं कर रहे, इस जस्ट की ओवरऑल स्मूथनेस जो है ड्राइव ट्यून की उतनी अच्छी कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है भाई। इसकी जगह एक सजेशन है मेरा टोयोटा का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है उससे जुड़ा हुआ कंट्रोल है, तो वो यहाँ दिया गया है। और यहाँ आपके पास में ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो दिए गए हैं। उसके बाद में फॉग लैम्प अगर आपको ऑन करने हो तो यहाँ से कर सकते हैं। हेडलाइट लेवलिंग ऑटोमेटिक है, आप लेवलिंग जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, तो कॉलम जो है वो आप ऐसे यहाँ से मूव कर सकते हैं। कहाँ पे बटन, ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं, जिससे
मैं मूव कर रहा हूँ तो इससे जो है कॉलम ऊपर नीचे आपका यहाँ पे होता रहेगा। सबसे नीचे कर लेते हैं इसको, और मैं आपको बताने वाला हूँ अब कि क्या कुछ चीज़ें एमआईडी में मिलती है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तरीके की एमआईडी है, मतलब अगर आप टोयोटा की एमआईडी से फेमिलियर हैं तो आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ नहीं लगेगा, बट फिर भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स जैसी मुझे वो ओवरऑल लगी। तो 3 पार्ट है यहाँ पे आपके पास में। ये जो आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली आपको बताता है कि आप कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं पावर का, गाड़ी चार्ज हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब ऑब्वियसली टैकोमीटर नहीं है जो एक्सेलेरेटर दबाऊँ और ऊपर चला जाए, ठीक है। यहाँ नीचे आपके पास में ओवरऑल टेम्परेचर है कूलेंट का, और उसके बाद में इधर आपके पास में स्पीड है, इधर आपके पास में नीचे जो है दिया गया है फ्यूल गेज। अब ये बीच में जो एमआईडी दी गई है इसमें मल्टीपल चीज़ें आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आएंगे, कोई वार्निंग होगी तो सबसे ऊपर वो दिखेगी, अभी कोई वार्निंग नहीं, इसलिए यहाँ पे जो है फ्यूल इकोनॉमी आप देख पा रहे हैं वो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको। इको गाइडलाइन आप कैसे चलानी है, यहाँ पे डिजिटल स्पीड आप देख पा रहे हैं। नीचे में अगर आता हूँ तो आपके पास में ड्राइविंग असिस्ट, अब यहाँ पे सिर्फ कंपास है और कुछ भी नहीं है, और साइड में स्पीड लिखी आ जाती है। नीचे की तरफ एक्चुअली ये कुछ तो यहाँ पे हुआ, एक और चीज़ यहाँ पे ये आउटसाइड टेम्परेचर देख पा रहे हैं, इधर ये ट्रिप आप देख पा रहे हैं। ट्रिप अगर आपको सेट करनी हो तो ट्रिप जो है वो आप इधर देखेंगे बटन दिए गए हैं कहाँ पे, ये रहे आपके पास में ट्रिप जो है वो है, और ब्राइटनेस के स्विचेस है, तो ब्राइटनेस जो है अभी फुल है, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। तो ये 2 बटन आपके पास यहाँ दिए गए। ट्रिप सेट और रीसेट यहीं से हो जाती है, ट्रिप ए बी। मैं इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर चला चुका हूँ, हालांकि मैंने इसको ट्रिप को जो है रीसेट थोड़ा लेट किया था, तो वो 831 यहाँ पे दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल जब गाड़ी पे की थी उसकी फ़ोटो जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और अभी ओडो जो है वो 5074 पे है। मतलब अभी चलाया नहीं चलाया 1500 एग्जैक्टली, मतलब हो जाएगा वापस जब ड्रॉप होगी तब तक तो एटलीस्ट 1700 हो जाएगा। एनीवे यहाँ पे आपके पास में ये सब चीज़ें, उसके बाद में ये म्यूजिक सिस्टम से जुड़े हुए कंट्रोल है, और यहाँ पे आपका सिस्टम स्टेटस, पार्क असिस्ट का, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, एनर्जी मॉनिटर की एनर्जी कहाँ जा रही है, अभी फिलहाल गाड़ी चालू है और गाड़ी चल नहीं रही है, सिर्फ हाइब्रिड बैटरी चार्ज हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके क्या पास में क्या है, जो कहते हैं ना गाड़ी में टायर प्रेशर क्या है, ये सिर्फ केपीए में दिखाता है, आपको बार में नहीं दिखाता, जिसकी आपको आदत हो सकती है, पीएसआई में नहीं दिखाता है। यहाँ पे आपके पास में सेटिंग्स है मल्टीपल, पार्किंग टाइम ऑन करनी है या नहीं करनी, एचयूडी की सेटिंग्स यहाँ पे आप दबा के रखेंगे, एचयूडी ब्राइटनेस पोजीशन। अब देखो एचयूडी यहाँ दी गई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एचयूडी यहाँ दी गई है। आई हैव ए प्रॉब्लम विद दिस एचयूडी, ये क्लियरली दिखती नहीं, ऐसा लगता है जैसे मेरी आई साइट वीक हो गई और मेरे को फोकस करना पड़ता है उस पर ढंग से। ये मतलब इसी पर्टिकुलर ग्लास पर रिफ्लेक्ट होती है। यूजुअली इस तरीके की एचयूडीज बहुत ही बढ़िया काम करती है, बट थोड़ी सी यहाँ पे ये वीक है, टोयोटा उसको उतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। प्रॉब्ली जो मटेरियल यहाँ दिया गया है रिफ्लेक्शन के लिए, जो नीचे प्लास्टिक यहाँ नीचे लगाया गया है, वो शायद उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। मैंने सारी सेटिंग्स करके देख ली, ब्राइटनेस पोजीशन सब कुछ करके देख ली। हाँ, एक जगह मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जब मैं अपने ड्राइवर सीट से थोड़ा सा ऑफसेट होकर बैठता हूँ तब वो मुझे काफ़ी सही फोकस में आती है, बट इसको आप ऐसे मूव नहीं कर सकते, पोजीशन से वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पे ड्राइविंग सपोर्ट से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें वो दिखाएगी, टैकोमीटर सेटिंग्स दिखानी है, या आपको हाइब्रिड सिस्टम दिखाना है, ब्लैंक दिखाना है। देखो गाड़ी में अगर आपको ट्रैकोमीटर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एचयूडी में लगा के। तो अभी करंटली जो है गाड़ी का टैकोमीटर डिस्प्ले हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा टैकोमीटर आपको कहीं नहीं मिलता। नेविगेशन, ड्राइव असिस्ट, कंपास, ये 3 चीज़ें और यहाँ पे प्रोजेक्ट करता है। एचयूडी का रोटेशन ऐसे अगर आपको एडजस्ट करनी हो तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में रियर सनशेड जो है वो रियर सनशेड कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। ड्राइवर के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है रियर सनशेड कंट्रोल करने का, यहीं से उसको करना पड़ता है चलती गाड़ी में जो है अगर उसको करना हो तो, बट रियर पैसेंजर के पास में ऑप्शन है। यहाँ पे होल्ड करेंगे तो कुछ और डिटेल सेटिंग्स आएगी। ये TPWS जो टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम है उसका है, रियर सीट रिमाइंडर है। उसके बाद में ये आपके पास में है और सेटिंग्स, मतलब लैंग्वेज यूनिट्स। अब इसमें जो है मुझे लगा था कि मतलब ये जो टायर प्रेशर की यूनिट्स है उसका भी कुछ सेटिंग होगी, बट वो यहाँ नहीं दी गई। EV मोड, अगर आपको EV के इंडिकेटर आपको ऑन रखना है नहीं रखना, डिजिटल स्पीड आपको दिखानी है नहीं दिखानी, गैजेट कंटेंट क्या क्या दिखाना चाहिए, टोटल टाइम डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, वो यहाँ सेट कर सकते हैं। ड्राइव इन्फॉर्मेशन कैसे दिखनी है, ट्रिप में, टोटल में, टैंक में, वो यहाँ देख सकते हैं। MID ऑफ करनी है तो ये जैसे यहाँ पे ऑफ हो गई है तो वो आप कर सकते हैं। पॉपअप डिस्प्ले जो है वो आपको क्या दिखाएगी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ। एक चीज़ बढ़िया याद आ गई मुझे, यहाँ पे अगर आप एंड्रॉइड ऑटो ऐप आपने यहाँ पे चला रखा है तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट करता है, मतलब इस जगह बेसिकली नेविगेशन में आपको दिखा देता है कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले में जो नेविगेशन चल रहा है वो क्या कह रहा है। हालांकि वो MID में नहीं जाता है, बट यहाँ वाला भी अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे वो दिखाता है। हाउएवर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो कुछ जगह ऐसे दिखाता है जस्ट राइट, मतलब यहाँ वो दिखा रहा है कि आप, मतलब स्पेशली जब सीधे रास्तों में दिखाना होता है कि 13 किलोमीटर बाद में कहीं अगर कुछ करना है हल्का फुल्का टर्न, तो वो 13 किलोमीटर नहीं दिखाता है कि 13 किलोमीटर चलना है, वो जैसे दिखाता है जस्ट अहेड। तो आप कंफ्यूज होते रहते हो कि आगे कितना जाना है, तो इवेंचुअली आपको देखना तो इसी वाले एंड्रॉइड ऑटो में पड़ता है। उसके बाद में आपके पास में और यही सब चीज़ें, यही सब सेटिंग्स आपके पास यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो MID में ऑब्वियसली मल्टीपल टाइप ऑफ वार्निंग लाइट्स और मल्टीपल टाइप ऑफ चीज़ें जो है आप यहाँ पे और देख सकते हैं रिलेटेड टू कार, जो भी वार्निंग लाइट्स वगैरह आती है। उसके बाद में
आते हैं हम स्क्रीन पे। ये स्क्रीन जो है अगेन JBL यहाँ पे मेंशन है, और साउंड सिस्टम तो डिसेंट है, हाउएवर स्क्रीन जो है उसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा बेटर हो सकता था। ओवरऑल UI सॉर्टेड है, मतलब ऐसा कुछ भी कंफ्यूजिंग ऐसा कुछ नहीं हो, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा, विच इज़ अ नाइस थिंग फॉर मैनी पीपल। बट मुझे लगता है थोड़ा सा और काम टोयोटा को यहाँ पे करना चाहिए अपनी स्क्रीन वगैरह में। डेस्टिनेशन आप यहाँ सेट कर सकते हैं, ऑडियो, फ़ोन, ऐप्स में सिंपली जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में स्मार्ट लिंक जो है उसकी ऐप्स है, क्योंकि इसमें वो आता है क्या, कौन सा कास्ट बोलते हैं उसको, मतलब बेसिकली आप मिरर लिंक जो है वो वाला सिस्टम आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सेटअप, अगर आप एंड्रॉइड तो एप्पल कार पे कनेक्टेड हो वो वहाँ पे दिखेगा। जनरल ब्लूटूथ, ऑडियो, फ़ोन, वॉइस, आपकी मल्टीपल सेटिंग्स यहाँ पे, व्हीकल नेविगेशन, वाईफाई, स्मार्ट डिवाइस लिंक, तो स्मार्ट डिवाइस लिंक वगैरह की सेटिंग आपको करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में वाईफाई, उसके बाद में नेविगेशन, व्हीकल से जुड़ी हुई सेटिंग्स में क्या है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है मेंटेनेंस और व्हीकल कस्टमाइजेशन में, लेकिन एक चीज़ में बहुत कुछ है, वो ये कि नॉट व्हीकल कस्टमाइजेशन, यहाँ पे तो डोर लॉक, क्लाइमेट सेटिंग्स, लाइट सेटिंग, कन्वीनियंस सेटिंग, अदर व्हीकल सेटिंग्स है। हाउएवर मेंटेनेंस में आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे भाई क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वेल ये पूरी तरीके से आपकी एक हैंडबुक है जो आपको मेंटेन अगर करनी हो, कि मैंने रोटेशन कब किया था, मैंने टायर्स कब चेंज करवाए थे, मैंने बैटरी कब चेंज कराई थी, तो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना टाइम उसमें बाकी बचा है वगैरह वगैरह, एयर फिल्टर कब चेंज करवाया था, ब्रेक फ्लूइड कब चेंज करवाया था। दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस फीचर जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और ये रिमाइंडर भी आपको दे देता है, मतलब रिमाइंड भी करवा देता है। एनीवे फ़ोन, ऑडियो, जनरल ब्लूटूथ, ये सेटिंग्स है। जनरल सेटिंग्स में आपके पास क्लॉक, प्रोजेक्शन सेटिंग्स, ये प्रोजेक्शन सेटिंग्स बेसिकली एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो की है कि वो ऑन रखना है या नहीं रखना है आपके पास में। कस्टमाइज होम स्क्रीन, थीम सेटिंग्स, थीम्स आप मल्टीपल तरीके से चूज़ कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद में पीछे आते हैं डिटेल सेटिंग्स, ब्लूटूथ वगैरह की सेटिंग्स हैं। एनीवे एक अच्छी चीज़ और स्क्रीन के बारे में, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, होम मेन्यू, ऑडियो, मैप, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम नॉब तो मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी स्मूथ भी है ऐसे। उसके बाद में स्क्रॉल, ऐप्स, फ़ोन, तो हर एक चीज़ का ऑलमोस्ट शॉर्टकट आप दबाएं और जो है उस जगह पे पहुंच जाएं। नीचे की तरफ AC वेंट्स है। AC वेंट पहले साइड में आते थे, बट स्क्रीन क्योंकि थोड़ा ऊपर गई है तो AC वेंट्स इधर आ गए हैं। यहाँ पे आपके पास में क्लाइमेट कंट्रोल है 3 जोन वाला, अगर आप 3 जोन ऑफ यहाँ पे दबाएंगे तो आप जो है इंडिविजुअली कंट्रोल कर पाएंगे, और मतलब ऑब्वियसली ये दबाएंगे तो आप जो है इससे सेट कर पाएंगे, और 3 जोन दबाएंगे तो इंडिविजुअली कंट्रोल कर पाएंगे। रियर का जोन अलग है, ये रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, आपके AC से बचे हुए कंट्रोल, AC से जुड़े हुए। उसके बाद में मैं गाड़ी को जो है थोड़ा सा गियर शिफ्ट को पीछे करता हूँ। 12 वोल्ट का यहाँ पे जो है आपके पास में सॉकेट है, और एक USB है जिससे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार पे कनेक्टेड होते हैं। वायरलेस नहीं है, लेकिन एक वायरलेस चार्जर दिया गया है जो कि ट्रस्ट मी कोई काम का नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कोई काम का नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा फ़ोन है, मैं यहाँ पे रखूँगा, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जो सरफेस यहाँ पे इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही स्लिपरी है, तो गाड़ी चलती है तो आगे पीछे हो जाता है और चार्जिंग होना बंद हो जाती है। हाउएवर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रखा थोड़ी देर में चार्ज होना बंद हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और मैंने 4 अलग अलग डिवाइसेस देख लिए हैं, जिनमें से 2 आईफोन और 2 सैमसंग के फ़ोन्स हैं। किसी में भी जो है वो प्रॉपरली चार्ज नहीं होने देता है। कवर हटा के देख लिया, कवर लगा के देख लिया, थोड़ी देर चार्ज होता है, उसके बाद में यहाँ प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट शायद अभी मैं बात कर रहा हूँ तभी आ जाएगी, हालांकि आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ऑन या ऑफ। तो मेरे लिए जो है ये मेयरली एक स्टोरेज प्लेस होगी जहाँ पे अपने फ़ोन्स वगैरह में रख रहा हूँ। अभी मैं ये देखो यहाँ प्रॉब्लम आना शुरू होगी, तो अभी चार्ज करना इसने बंद कर दिया। तो मेरे लिए भैया क्या काम आ रहा है, वेल मैं ऐसे रखता हूँ अपने फ़ोन्स और इसको पीछे खिसका देता हूँ, तो मेरे लिए स्टोरेज डिवाइस यहाँ हो गया। और नीचे जो है कुछ और स्पेसेस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है थोड़ा सा। यहाँ पे आपके पास में गियर नॉब है, छोटा सा है बट अच्छा लगता है। PRNDS आप मगर चूज़ करके चलना चाहेंगे कौन से मतलब CVT को कहाँ लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद इको, नॉर्मल, स्पोर्ट 3 मोड है, किसी भी मोड में चला लो, गाड़ी में पावर बहुत अच्छी है। और स्पोर्ट मोड में जो गाड़ी हमेशा एकदम मतलब पावरफुल रहने की कोशिश करती है, अभी उसकी भी हम बात करते हैं। नॉर्मल मोड का कोई भी इंडिकेटर नहीं है यहाँ पे। आप जब इकोनॉमी मोड लगाएंगे तो वो आपको दिखेगा, स्पोर्ट मोड लगाएंगे तो आपको दिखेगा, नॉर्मल मोड दबाएंगे तो सब कुछ हट जाएगा। इसके बाद में EV मोड होल्ड। EV मोड जो है लगाना बहुत मुश्किल है, कुछ सर्टन टाइम पे ही वो लगता है, गाड़ी अपने आप डिसाइड कर लेती है कि अब लगना है कब नहीं लगना। तो ये शायद बटन आप कभी भी काम में नहीं लेंगे, और कुछ जगह लगा के आप खुश हो सकते हैं, उसमें इंडिकेशन आता है गाड़ी का EV है। मोस्टली कुछ ऐसे वार्निंग देता है, या तो हाइब्रिड बैटरी लो, या स्पीड एक्सीडेड, या ऐसे कुछ वार्निंग्स जो है वो यहाँ पे देता रहता है, या अनअवेलेबल बताता है सिंपली। एनीवे ये होल्ड है जो कि आपको ट्रैफिक में अगर गाड़ी जो है ब्रेक होल्ड रखना है नहीं रखना हो। ये पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। सीट वेंटिलेशन के फंक्शन है, 2 अच्छे कप होल्डर्स यहाँ है, अच्छा खासा स्पेस यहाँ दिया गया है, इसके अंदर कोई भी USB वगैरह जैसी चीज़ नहीं दी गई है। अब रियर पैसेंजर जो है उसको सीट एडजस्ट करनी है तो यहाँ से कर सकता है। एनीवे इसके अलावा यहाँ पे एयरबैग्स के आपकी वार्निंग लाइट्स वगैरह जो यहाँ पे डिस्प्ले होती है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोक्रोमिक
मिरर दिया जाता है विच इज़ अ नाइस थिंग। यहाँ LED लाइट्स दी जाती है, काफ़ी ब्राइट है, कोई भी इशू नहीं है लाइट से जुड़ा हुआ। सनरूफ अगर आपको चाहिए तो भैया देखो सनरूफ आपको यहाँ दी गई है और अच्छी खासी बड़ी जो है ओवरऑल सनरूफ खुल भी जाती है। ये देखो यहाँ तक वो खुल जाती है, डिसेंट बड़ी है। प्लीज़ सनरूफ से बाहर ना निकलें चलती गाड़ी में, वन टच में वो बंद हो जाती है। हालांकि जो है आपके पास में ये आपको खुद ही हाथ से करना पड़ता है। ये वैनिटी मिरर दिया गया है विथ लाइट, अच्छी खासी ब्राइट है लाइट, लेकिन ये एक्सटेंड नहीं होता है। कल हमने ड्राइव की थी लंबी 600 किलोमीटर के आसपास हाईवे पे और एक्चुअली इसको बहुत ही मिस किया था मैंने, एक्सटेंड जो होता है उन वाले सनवाइजर्स को। इस तरफ जो ड्राइवर है उसको भी सेम चीज़ें यहाँ पे दी जाती है, इसका भी एक्सटेंड नहीं होता है। ये चीज़ें हो गई। ग्लोव बॉक्स डिसेंट साइज़ का है एक्चुअली, ये आप देख पा रहे हैं ग्लोव बॉक्स डिसेंट साइज़ का है और मतलब बड़ी चीज़ कोई ऐसे नहीं रख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा ग्लोव बॉक्स यहाँ ऊपर की तरफ नहीं दिया गया, बट डिसेंट साइज़ का है। यहाँ पे कहने को तो कुछ चीज़ें जा सकती हैं, मतलब जैसे ये मेरा एडिशनल फास्टैग जो ऐसे ही पड़ा है तो वो जाके कहीं भी जाएगी नहीं, बट ऑनेस्टली यहाँ पे कुछ ना रखें तो बेहतर है। ये चीज़ें हो गई। सीट्स कैसी हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन मैं नीचे उतर जाता हूँ, पहले मैं सीट एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं रियर में जब जाऊँ तो आपको स्पेस वगैरह दिखा पाऊँ। सीट्स कैसी हैं? वेल सीट्स एक्चुअली बहुत अच्छी हैं, बहुत कंफर्टेबल है। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हैं। सीट का एडजस्टमेंट ये देखो, यहाँ पे आप थाई सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हैं, ओवरऑल सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। सीट हाइट का जो ओवरऑल मतलब जिस तरीके से ऊपर नीचे जाती है वो भी काफ़ी है, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी हाइट वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगी। सीट में भी एयरबैग है, बाय द वे 9 एयरबैग है इस गाड़ी में, मतलब एयरबैग ही एयरबैग है। यहाँ एयरबैग लिखा हुआ है, यहाँ आप देखोगे एयरबैग लिखा हुआ है, अभी पीछे भी 2-3 जगह एयरबैग लिखा हुआ है, पिलर्स पे एयरबैग लिखा हुआ है। एनीवे लंबार सपोर्ट जो है वो भी आपको एडजस्ट करने का मौका मिलता है। कंफर्टेबल सीट्स है विच इज़ अ वेरी नाइस टच। थोड़ी सी गंदी हो जाएगी जिस कलर में है, बट आपको रेगुलर मेंटेनेंस उसका करते रहना चाहिए, तभी जो है उस तरीके की सीट्स आपको ओवरऑल अच्छी लगेगी। एनीवे पीछे आप बैठते हैं तो कितना स्पेस है, दैट इज़ द की, बिकॉज दिस कार इज़ अबाउट द रियर सीट। अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे है, डिसेंट थाई सपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ मिल जाता है अगर आप पूरे पाँव एक्सटेंड करते हैं तो। 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ और मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे हेडरूम भी एक्चुअली अच्छा है, कोई भी इशू उससे जुड़ा हुआ भी नहीं है क्योंकि सनरूफ यहीं तक आती है तो आपके पास में वो हेडरूम वगैरह जैसा स्पेस कुछ ईट नहीं करती है। फॉर अ सेडान विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि रियर सीट जो है उसका एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। टोयोटा ने थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस को एलिवेट किया है। आपके पास में यहाँ पे ये टच पैनल दिया गया है जिसमें आप बेसिकली ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो, गाड़ी का शेड हटा सकते हो। मैंने बोला था ना शेड का ऑप्शन दिया गया आपके पास में, तो शेड जो है वो आपको लगाना है या हटाना है, रिट्रैक्ट करना है। अभी मैं लगा के इसको छोड़ देता हूँ तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। टेम्परेचर आपका जो थर्ड जोन है बेसिकली रियर का वो आप यहाँ से कर सकते हैं और आपके पास में यहाँ पे 2 कप्स रखने की जगह है जो है वो दी गई है। रियर में थोड़ा सा स्पेस इधर है, एक बॉटल होल्डर इधर है, थोड़ा सा स्पेस इधर है। वन टच अप डाउन जो है वो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी मिलता है जो कि अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि आई थिंक मैंने चाइल्ड लॉक वहाँ से गलती से ऑन कर दिया है। सनशेड आपको दिया गया, मैनुअल दिया गया है, लेकिन दिया गया है इलेक्ट्रिक दिया जा सकता था, इलेक्ट्रिक जो भी बोलते हैं उसको दिया जा सकता था। एनीवे एसी जो है वो आप इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं थोड़ा फ्लो के लिए। यहाँ से 2.1 वाले जो है USB आपको यहाँ दी गई है। टाइप C वगैरह नहीं दिए गए हैं, टाइप C दिया जाना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पे एटलीस्ट एक, बट अब वो नहीं दिया गया। हाई राइडर में आपको वो देखने को मिलेगा बाय द वे। तो यहाँ पे आपके पास में ये कंट्रोल है, ईजी कंट्रोल कर सकते हो आप यहाँ से ऑब्वियसली, क्योंकि मोस्टली लोग उधर ही बैठेंगे तो उनके लिए वो जो कंट्रोल यहाँ दिया गया है। ड्राइवर को आप ऐसे चलती गाड़ी में कंट्रोल करने लग जाओ तो बात गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए वो यहाँ पे दिया नहीं गया। ये चीज़ दी गई है। एक जो और चीज़ जो है यहाँ पे मिसिंग है वो ये कि ये ओपन होके यहाँ पे कुछ स्पेस दिया जा सकता था, क्योंकि ये हॉलो ही है, मतलब ये खोखला सा ही है, तो वो दिया जा सकता था स्पेस। आई डोंट नो टोयोटा ने क्यों नहीं दिया, अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाता। ये चीज़ दी गई है जो मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ से कुछ एक्सेस करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मतलब कुछ भी अगर आप क्विकली ऐसे हाथ डाल के कुछ खजाने में से निकालना चाहें या आपके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, प्रॉब्ली उनका कोई भी टॉय वगैरह जो है पीछे पड़ा, तो वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सीट्स जो है वो रिक्लाइन होती है। रिक्लाइन कहाँ से करेंगे आप? वेल ये जो आप देख पा रहे हैं सीट रिक्लाइनिंग फंक्शन, यहाँ से आप जो है वो रिक्लाइन करेंगे। मैं ऑल द वे पीछे ले जाता हूँ इस सीट को और ऑल द वे आगे ले आता हूँ उस सीट को, तो आप देख पाएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस जो हैं ओवरऑल सीट में है। तो ये सबसे आगे वाली पोजीशन पे मैं अभी ले आया हूँ, इतना आगे जो है इतना अपराइट ही है, और ये वाली सबसे पीछे वाली पोजीशन पे। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इतना डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आ जाता है, सीट आगे पीछे हो जाती है, विच इज़ अ गुड डिफरेंस। मतलब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बाय द वे आपको एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे मिल ही जाता है हेडरेस्ट का ऊपर नीचे करने का। और ये अगेन LED लाइट्स अभी जली नहीं, अब चलिए
ठीक ठाक ब्राइट जो है वो एलईडी लाइट्स यहाँ पे भी है। उसके अलावा ऐसा कोई भी फीचर नहीं है। थोड़े मैगजीन होल्डर्स वगैरह जरूर आपको यहाँ मिलते हैं, बट आई थिंक रियर में कुछ और इक्विपमेंट्स टोयोटा को देने चाहिए थे फॉर सम फील गुड फैक्टर। ये आपके पास में हुक जो है वो यहाँ दिया गया है। चलिए अब करते हैं ड्राइव, बिकॉज इस गाड़ी को एक्चुअली में चलाने का भी मज़ा है। ओके, तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि मैं सिटी का जो वीडियो है, मतलब सिटी में चलाने वाला, नॉट होंडा सिटी, उसका वीडियो सिटी में ही करूँगा, बिकॉज इस कार को काफ़ी लोग सिटी में इस्तेमाल करेंगे और सिटी के हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही कमाल है। दिल्ली में इस वक्त मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहा हूँ, मतलब आधे टाइम पे तो ये गाड़ी सिर्फ हाइब्रिड पे ही चलती रहती है। अभी थोड़ी बैटरी लो गई इसलिए शायद वापस चालू होगी, अभी तक तो चालू हुई नहीं है, हाइब्रिड पे ही चल रही है और मोस्टली हाइब्रिड पे चलती रहती है। ऐसे फ्यूल एफिशिएंसी जो है उस वजह से आपको जो है 17 to 21 के बीच में मिल सकती है, डिपेंडिंग आपके पास में एक्सटर्नल कंडीशन कैसी है। अब जैसे इंजन चालू हो गया है और अगर आपको कभी एकदम सडन एक्सेलरेशन वगैरह की ज़रूरत है तो जो है गाड़ी इंजन पे शिफ्ट होती है, और एल्स जो है अगर हाइब्रिड बैटरी लो है तब जाके वो जो है इंजन पे शिफ्ट होती है। अदरवाइज़ क्या स्मूथ चलती रहती है। और जो ट्रांजिशन है, मतलब जो बैटरी से गाड़ी मूव होती है पेट्रोल पे, वो भी आपको पता नहीं चलता है, कोई जर्क या किसी भी तरीके का कुछ नहीं, एकदम स्मूथ शिफ्ट सीवीटी की तरह जैसे शिफ्ट होता है वैसा शिफ्ट जो है यहाँ पे होता रहता है। फिर रही बात, मैं आपको बताया था ना ये कोई काम की नहीं है, ये कोई काम की नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा था यहाँ पे ना किसी तरीके का मतलब रीजनरेशन मोड ही दे देते हैं यार, क्योंकि इंजन इतना स्मूथ है कि आपको अप डाउन को शिफ्ट करने ज़्यादा लगता नहीं है। अब स्पोर्ट वगैरह सब मोड वगैरह दिए हैं, लेकिन आपको कहीं ज़रूरत नहीं है उनकी महसूस होती है। स्पेशली जिस तरीके के लोग इसको चलाएंगे, बहुत ही काम तरीके से वो चलाना चाहते हैं, सेडेटली चलाना चाहते हैं, उनको तो डेफिनेटली उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होगी, आई एम श्योर। बट एनीवे, जब अगर मोड्स वगैरह दिए ही गए हैं तो आई थिंक पैडल शिफ्टर्स जो है उनकी जगह रीजनरेशन मोड दे दिए जाते हैं गियर स्लॉट्स की जगह। मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिकली गियर स्लॉट लगते हैं सीवीटी में, इट्स नॉट कि एक्चुअल गियर्स होते हैं, तो वो मतलब बहुत अनलिमिटेड गियर्स होते हैं टेक्निकली। तो यहाँ पे जो है इनकी जगह कोई ऐसा ब्रेकिंग दे देते रीजनरेशन वगैरह की तो और बढ़िया होता। मतलब मैं हाइब्रिड बैटरी को अपना पूरा चार्ज कर लेता रीजनरेशन कर करके कुछ जगह पे। यहाँ बाय द वे मैं इसको इतना चला लिया मैंने, अब कितना ओडोमीटर 5384 पे है, आई थिंक ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर से ऊपर हो गए, और मैंने इसकी हाइब्रिड बैटरी कभी फुल देखी नहीं, मतलब होने नहीं देता है फुल, पहले ही वापस यूज़ करते रहते हैं। इनफैक्ट जब आप कंटिन्यूसली हाईवे पे चल रहे हो तो भी जैसे कहीं हाईवे पे चलते चलते एकदम से फ्लाईओवर आया तो भी उसमें हल्का सा एक्स्ट्रा पुश चाहिए, तो वहाँ पे हाइब्रिड बैटरी जो है उसका इस्तेमाल हो जाता है उस एक्स्ट्रा पुश के लिए। तो कॉन्स्टेंटली यूज़ आती रहती है, ऐसा नहीं है कि या तो सिर्फ बैटरी पे चलेगी या सिर्फ पेट्रोल पे चलेगी, दोनों एक साथ भी जो है वो चलते हैं। बट ओवरऑल शहर के जो जर्क्स वगैरह है, गड्ढे वगैरह है, वो भी फील नहीं होते हैं। क्या बेहतरीन कार ये सिटी के हिसाब से जो है वो है। मुझे अभी तक कोई ऐसा गड्ढा नहीं मिला है, कोई शहर में ऐसा कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिला है जिस पे इस गाड़ी के सस्पेंशन जो है किसी तरीके से ऐसे ना नुकुर करे। हाँ, अगर ब्रेकर बहुत बड़ा हो गया तो नीचे अंडरबेली स्क्रैप होने के चांसेस है, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी इशू जो है आप इस पर्टिकुलर गाड़ी में ऐसा फील कर पाएंगे। बहुत ही कमाल जो है सिटी कार ये है। तो कंक्लूजन क्या है? वेल, कंक्लूजन ये है कि दिस इज़ अ प्योर टोयोटा इन मल्टीपल वेज। आपके पास में मैकेनिकल्स को अगर आप लेते हो तो मैकेनिकली काफ़ी साउंड है। जो हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जिस तरीके से ओवरऑल ड्राइव ट्रेन दी गई है, जिस तरीके से जो रिलायबिलिटी वाला फील आता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको कहीं भी चिंता नहीं होगी रिलायबिलिटी के टर्म्स में, या ओवरऑल क्या किस तरीके का इंजन या क्या सब चीज़ें चूज़ की गई है। बहुत ही बढ़िया, अच्छी चलने वाली है, लंबी चलने वाली है, और आपको मेंटेनेंस जो है वो भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। देन इट्स अ प्योर टोयोटा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग टोयोटा कभी भी कंट्रोल ढंग से नहीं कर पाया इंडिया में, और सेम गोज़ विद दिस पर्टिकुलर कार। प्राइसिंग डेफिनेटली काफ़ी हाई है। अगर आप थोड़ा सा कम प्राइस दे के कुछ चाहते हैं तो प्रॉब्ली स्कोडा सुपर्ब आपको मिल जाती है वहाँ पे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आपको 3 जो जर्मन राइवल्स है, जो लग्जरी सेगमेंट है, वहाँ पे आप एंटर कर जाते हैं। टोयोटा की ब्रांड वैल्यू बहुत है, बट जो लग्जरी सेगमेंट में वो ब्रांड वैल्यू नहीं आती है, तो वहाँ पे लोग जो है थोड़े से पैसा एक्स्ट्रा डाल के शायद उधर जंप करना चाहेंगे। देन इससे प्योर टोयोटा अगेन इन टर्म्स ऑफ सम फीचर्स, मतलब मैं नए एज की फीचर्स की बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें टोयोटा उतनी अच्छी से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, स्पेशली द टच स्क्रीन ओवरऑल जिस तरीके का वो दिखती है, जो उसका रेजोल्यूशन है, उसके बाद में वायरलेस चार्जिंग जिस तरीके से वो काम कर रहा है, कुछ और न्यू एज गिमिकी फीचर्स जो है वो टोयोटा नहीं देती है कहीं पे भी। और आई डोंट नो कब वो देना शुरू करेंगे, कब वो उसमें भी जो है वो एक बहुत ही बढ़िया लेवल पे पहुंच जाएंगे। एनीवे, फिलहाल ये गाड़ी उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से सेंसिबल है जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, बट उनको फिर भी सेडान और ये कंफर्ट, ये स्पेस चाहिए, तो उनके लिए सेंसिबल है। अदरवाइज आई थिंक जिनकी रनिंग कम है बट दे हैव दैट मच ऑफ मनी, वो थोड़ा सा और पैसा डाल के प्रॉबेबली लग्जरी कार में जंप कर जाएंगे।
फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।